कोरोना के मामले देश में रोज बढ़ रहे हैं। कल 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें सख्ती दिखा रही हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लग चुका है। वहीं लापरवाही की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के पालघर में एक स्कूल के 30 छात्रों और एक टीचर के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक सरकारी नर्सिंग हॉस्टल में 12 छात्राएं एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कर्नाटक के उडुपी के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, क्योंकि सिर्फ 2 दिन में यहां 59 छात्र कोरोना संक्रमित मिले। वहीं गुजरात के वडोदरा में खानपुर गांव के 47 लोग एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र से हर दिन रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। 18 मार्च को 25,833 कोरोना के मरीज सामने आए और 58 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और नागपुर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। राज्य सरकार ने 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। बीएमसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का दायरा 15 लोगों से बढ़ाकर 20 तक कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार के बनाए नियमों में ढील की मांग की है। केजरीवाल के मुताबिक अगर नियमों में रियायत मिले तो पूरी दिल्ली को 3 महीने में वैक्सीन लग जाएगी। वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। 22 मार्च से रात 9 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी। फिलहाल दिल्ली में हर रोज 30-40 हजार टीके लगाए जा रहे हैं। इसे बढ़ाकर 1.25 लाख टीके रोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ से लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां राज्य के श्रम विभाग ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 3600 जोड़े और हजारों की संख्या में भीड़ शामिल हुई। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। भीड़ को देखकर उन्होंने कोरोना नियमों की अपील भी की, लेकिन फिर भी नियमों की अनदेखी होती रही। ये तस्वीर उस वक्त सामने आई जब प्रदेश में कोरोना से सावधानी के नाम पर कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जिस कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देशों में शंका उठ रही थी, उनमें से ज्यादातर ने अब इसको दोबारा इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन फिर से एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करेंगे। यूरोपीय संघ की ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका टीके को सुरक्षित और प्रभावी बताया है। ऐसी खबरें आई थी कि वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोगों में खून के थक्के जमने की शिकायत मिल रही है। भारत में इस वैक्सीन से किसी को भी कोई समस्या अब तक नहीं सामने आई। पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम में नंदीग्राम का किला फतह करने के लिए ममता बनर्जी ने खास प्लान तैयार किया है। पूर्वी मिदनापुर में ममता बनर्जी 3 दिन में 9 रैलियां करने वाली हैं। आज 12:30 बजे पूर्वी मिदनापुर के एगरा में रैली को वो संबोधित करेंगी। 2 बजे पूर्वी मिदनापुर के पटाशपुर में रैली को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। 3:15 बजे पूर्वी मिदनापुर के तल्लुक में जनसभा को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी आज से 21 मार्च तक पूर्वी मिदनापुर में ही रहेंगी और इस दौरान वो कई धार्मिक स्थलों पर भी जाने वाली हैं। खुद को नंदीग्राम का भूमिपुत्र कहने वाले शुभेंदु अधिकारी भी ममता को मात देने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में 5 जगहों पर प्रचार करेंगे। नंदीग्राम के अहमदाबाद में किसान के घर जाकर खाना भी खाएंगे। 2:30 से 4 बजे तक नंदीग्राम के खोदमबरी में कार्यक्रम करेंगे। पूर्वी मिदनापुर की 16 सीटों में से 13 पर टीएमसी का कब्जा है। इनमें से नंदीग्राम सीट पर पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की थी। बंगाल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के हुए राम। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के बेड़े में रामायण सीरियल के जरिए घर घर में मशहूर हुए अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरुण गोविल ने भी बीजेपी में शामिल होकर सबसे पहले राम का ही नाम लिया। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में अरुण गोविल को पार्टी में शामिल करवाया गया। इसके बाद अरुण गोविल ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। एक तरफ अरुण गोविल को शामिल कर बीजेपी हिंदू वोटर्स पर अपनी पैठ बनाना चाहती है, दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स पर भी उसकी नजर टिकी हुई है।
बीजेपी ने बंगाल चुनाव पर 148 उम्मीदवारों की जो चौथी लिस्ट जारी की, उसमें बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय को कृष्णनगर उत्तर से टिकट मिला है। बंगाल के पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल सिन्हा को हावड़ा से टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। टीएमसी कार्यकर्ताओं से घिरे तरुण साहा को बीजेपी ने काशीपुर बेलगछिया सीट से टिकट दिया है, लेकिन तरुण का कहना है कि वो टीएमसी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने बिना उनसे बात किए टिकट कैसे दे दिया। वहीं कांग्रेस की नेता शिखा मित्रा को बीजेपी ने चौरंगी सीट से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन शिखा मित्रा का कहना है कि जब उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं तो उन्हें उम्मीदवार बनाया क्यों। प्रियंका गांधी के बाद अब असम में कांग्रेस के चुनावी प्रचार में राहुल गांधी जिम्मा संभालने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज से असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। असम में राहुल गांधी आज 3 रैलियां करेंगे। राहुल गांधी डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और जोरहाट में रैली करेंगे। राहुल गांधी लगातार बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर हैं। हाल ही में ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने देश की संस्थाओं पर सरकार की तानाशाही का आरोप लगाया था। परसों ही हटाए गए मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें आज बढ़ सकती हैं। सचिन वाजे केस में उनसे पूछताछ हो सकती है। एनआईए आज परमवीर सिंह को पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। 6 जून 2020 को परमवीर सिंह के आदेश पर सचिन वाजे की बहाली हुई थी। बीजेपी का आरोप है कि परमवीर सिंह ने ही वाजे को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के अहम पद पर तैनात किया। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने परमवीर सिंह को हटाने को लेकर बयान दिया है। विस्फोटक केस में घिरे वाजे की दोबारा नियुक्ति पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। उद्धव सरकार पर नियुक्ति को लेकर विपक्ष के वार के बाद अब ख्वाजा यूनिस के परिवार ने भी वाजे की दोबारा बहाली को लेकर सवाल उठाए। ख्वाजा यूनिस की मां का आरोप है कि उनके बेकसूर बेटे की मौत वाजे की पिटाई से हुई। वो बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। वाजे की ताजा विवाद ने उनकी पुरानी फाइलें भी अब खोल दी हैं। एंटीलिया केस के साथ साथ अब पुराने मामले भी वाजे को फंसा सकते हैं। यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज सीएम योगी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश करेंगे। आज से 26 मार्च तक बीजेपी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। हर कार्यक्रम में सरकार के साथ संगठन का भी तालमेल दिखेगा। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक यूपी में अभी चुनाव हुए तो फिर से बीजेपी की सरकार का अनुमान है। बीजेपी को 284 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। केंद्र सरकार ने नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया है। दावा किया गया है कि प्रदूषण भी इससे कम होगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। स्क्रैप करवाने पर वाहन मालिक को 4 से 5% तक की स्क्रैप वैल्यू भी दी जाएगी। इसके अलावा स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर आप जब नया वाहन खरीदेंगे उसके एक्स शोरूम कीमत पर करीब आपको 5% की छूट मिलेगी। निजी वाहनों को रोड टैक्स में 25% और कॉमर्शियल वाहनों को 15% की छूट मिलेगी। पॉलिसी को अगले 1 महीने के अंदर नोटिफाई भी कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए इसे कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया। गडकरी ने कहा कि पिछले साल देश में कोरोना से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान गई। गडकरी ने बताया कि इस साल देश में कोरोना के चलते अब तक करीब 1,46,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या 1,50,000 से भी ज्यादा है। मशहूर अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम ने अशोका यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में एकेडमिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। 2 दिन पहले राजनीतिक विश्लेषक प्रताप भानु मेहता ने भी इस्तीफा दिया था। मेहता अपने लेखन के जरिए सरकार पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अशोक यूनिवर्सिटी से जुड़े कई लोगों का मानना है कि सरकार की आलोचना की वजह से ही प्रताप भानु मेहता को जाना पड़ा और अब अरविंद सुब्रमण्यम के जाने से विवाद और बड़ा हो गया है। अजान पर बवाल मामले में प्रयागराज के आईजी रेंज ने लाउडस्पीकर को रेंज के 4 जिलों के डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ के डीएम और एसएसपी को चिट्ठी लिखकर प्रदूषण एक्ट और हाईकोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराना होगा। इससे पहले इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने 3 मार्च को डीएम और अन्य अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर मस्जिद में तेज आवाज में अजान से नींद में खलल पड़ने की शिकायत की थी। हैदराबाद में 7 साल के विराट ने कीर्तिमान रच दिया। छोटी उम्र में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो के लिए तिरंगा फहरा दिया। 19,341 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर फतह करने वाले विराट सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। हैदराबाद के रहने वाले विराट चंद्र दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने से पहले विराट ने हैदराबाद के मुलाड़ी पहाड़ पर 6 महीने तक इसकी ट्रेनिंग ली। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।